नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एक विज्ञप्ति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जो विज्ञप्ति आ चुकी है, पहले ही आ चुकी है, और इसकी तैयारी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। और ये विज्ञप्ति है सहायक कुल सचिव की। सहायक कुल सचिव परीक्षा, सहायक कुल सचिव लेवल 8 का पोस्ट होता है, गजटेड नहीं होता है, अराजपत्रित अधिकारी है ये। और इसकी जो परीक्षा है वो लोग दे सकते हैं जो ग्रेजुएट हो, हिंदी जानते हो, किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य करने का जिनके पास एक्सपीरियंस हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आलेखन का ज्ञान हो, लेखा नियमों का ज्ञान हो, तो वो लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। उक्त अनुभव के संबंध में अभ्यर्थियों से अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, ये दिया हुआ है। और स्नातक की समकक्ष उपाधि या अर्हता के बारे में इन्होंने कहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या ये फला 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 दिनांक 19/7/2023 का परिवर्तनीय अंश निम्नवत है। उपयुक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रवृत्ति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्तर की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उप शाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा और उक्त बिंदु संख्या 1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में ऐसा हो। खैर, ये सारी बातें अलग। ये परीक्षा जो है वो परीक्षा कैसे पास होगी और इस परीक्षा का सिलेबस क्या है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस परीक्षा को तैयार कैसे किया जाए, इसकी तैयारी हम कैसे करा सकते हैं, ये बातें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और जॉब करने वाले लोगों के पास समय बहुत कम होता है और उनको अगर अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छे पद पे वो जाना चाहते हैं तो मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। इसमें कुल जो पेपर होने हैं वो 3 होने हैं। एक पेपर है सामान्य अध्ययन का, जीएस का, दूसरा है सामान्य हिंदी सारांश एवं निबंध का, और तीसरा है उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया संबंधी नियम। इन 3 पेपर्स को 3-3 घंटे का रखा गया है। पहला पेपर 200 नंबर का, दूसरा 200 नंबर का, और जो वित्तीय नियम वाला पेपर है कार्यालय प्रक्रिया वाला वो 100 नंबर का है। कुल मिलाकर 3 पेपर में 500 नंबर ये, और इंटरव्यू यहाँ पर साक्षात्कार 50 नंबर का, टोटल 550 मार्क्स की परीक्षा आपकी होनी है। यानी कि 550 मार्क्स का पेपर देके इस कुल सचिव के पद पर आपका चयन होना है। अगर हम इसमें बात करें कि सिलेबस को थोड़ा सा और डिफाइन करें कि सिलेबस में क्या क्या इसमें अंदर पूछा जाएगा, तो इन्होंने जीएस के सिलेबस में सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल, जनसंख्या लिखा है। भारत का भूगोल यहाँ पर नहीं लिखा है। भारत का भूगोल हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, लेकिन जब डिटेल सिलेबस में हम जाएंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो डिटेल सिलेबस में इन्होंने ये लिखा है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल और जनसंख्या। और इसको जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा और उपयुक्त विषयों से संबंधित सामान्य जानकारी विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी पूछी जाएगी। यानी कि इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो पेपर जो पूछेंगे उसमें यूपी स्पेशल का भूगोल भी पूछेंगे, इस तरीके से इन्होंने लिखा है, और इंडिया का भी भूगोल ये पूछेंगे, लेकिन ऊपर नहीं दिया है, डिफाइन नीचे किया है। इतिहास में भी इन्होंने अनुप्रयोगों पर जोर दिया है कि जितने भी एप्लीकेबल चीज़ें हैं, जितने भी आप कह सकते हैं कि उनका संबंधित विषयों से सहित प्रबोध जानकारी तो होनी चाहिए, दैनिक अनुभव, इसको भी इन्होंने शामिल किया है।
भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी की बात इन्होंने की है। और राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से लिया है, तो इस पर भी राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में ये सारी सिलेबस में ये बातें रखी हुई हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, अर्थव्यवस्था और नियोजन, यानी कि लगभग जीएस का मिलता जुलता, जैसे आरओ का सिलेबस होता है, बीओ का सिलेबस होता है, वैसा ही सिलेबस इन्होंने यहाँ पर रखा है। और ये पेपर जो है वो मैंने आपको बताया कि ये पेपर इन्होंने 200 मार्क्स का रखा है, 3 घंटे का ये पेपर होगा। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पेपर इन्होंने सामान्य हिंदी का रखा है। ये पेपर काफी चैलेंजिंग पेपर है और यहीं से सिलेक्शन आपका निर्धारित होना है। निबंध 400 शब्दों का लिखना है और ये 40 अंक का आपसे ये पूछेंगे। 400 शब्दों का 40 अंक का निबंध। गद्यांश लगभग 300 शब्दों का होगा। इसमें लगभग 300 शब्दों के गद्यांश में, जैसे पीसीएस में पूछा जाता है, एक शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये मिला के ये पूरा जो गद्यांश है आपका, ये 40 अंक का ये पूछ रहे हैं। और इस तरीके से 40-40 80 अंक ये हो गए, 40 अंक इन्होंने लिखा भी है। फिर हिंदी आलेखन, यानी कि जो पत्र लेखन वाला पोर्शन होता है, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी, पूरा आरओ वाला सिलेबस है। 30 नंबर का इन्होंने इसको रखा है। तो 40-40-30 ये आपका हो गया। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, जिसमें किन्हीं 5 शब्दों में से प्रत्येक के 4-4 पर्यायवाची, 10 अंक के ये, यानी कि 5 शब्दों के पर्यायवाची आपको लिखने होंगे। हर एक पर्यायवाची 2-2 अंक का होगा। और किन्हीं 5 शब्दों के विपरार्थक शब्द, विलोम, ये 5 अंक का है। और किन्हीं 5 शब्द युग्मों के शब्दों के अर्थगत अंतर स्पष्ट करते हुए उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये 10 अंक का है, ये भी 2-2 नंबर का है। और किन्हीं 5 पदों में से प्रत्येक में समास का नाम बताइए, तो ये भी आपका 5 अंकों का है। समास भी इसमें सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी तक जो सिलेबस है, सिलेबस को अगर हम इधर निकालें तो लेटर तो है ही है, लेटर के बाद की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें है पर्यायवाची, पर्यायवाची के साथ में दूसरा पर्यायवाची हो गया विलोम, विलोम के बाद में अर्थ, शब्दों का अर्थ, विलोम है ना, शब्दों का अर्थ, और उसके बाद में समास, समास, ये इसमें सिलेबस में है। फिर 5 शब्दों की वर्तनी शुद्धि, वर्तनी दोष जो होता है, तो वर्तनी के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक इसी तरीके से वाक्य शुद्धि भी, तो वर्तनी व वाक्य, ये शुद्धि के बारे में पूछा जाएगा। और किन्हीं 5 वाक्यांशों प्रत्येक के लिए एक शब्द, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये इतना ग्रामेटिकल पोर्शन है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये इतना ग्रामेटिकल पोर्शन, यानी कि व्याकरण वाला पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य प्रयोग, 15 नंबर का आपका ये है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन, 10, 5 15 और 10 25 और 5 30, 30 नंबर का ये हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि और 5 वाक्यांशों में प्रत्येक के लिए एक शब्द, है ना, तो 10 10 10, 30 नंबर का ये हो गया। और फिर किन्हीं 5 मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य प्रयोग, और प्रत्येक मुहावरा 1 नंबर इसमें अर्थ का होता है और 2 नंबर इसमें प्रयोग का होता है। 15 नंबर का ये प्रत्यय उपसर्ग छांटना है, 5 नंबर का ये, और एकाधिक अर्थ यानी अनेकार्थी अर्थ, ये 10 नंबर, यानी कि 30 नंबर का यहाँ पर है। तो सिलेबस में मुहावरे भी आपके हैं, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और साथ में उपसर्ग प्रत्यय भी पूछा जाएगा, उपसर्ग व प्रत्यय पूछा जाएगा। और साथ में किन्हीं 5 शब्दों के एकाधिक शब्द, यानी हिंदी का व्याकरण खूब दिया गया है, मतलब भर का पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक लगभग ये हैं। और इन टॉपिक्स के अलावा आपसे आलेखन और ये सारी चीजें पूछी जाएंगी।
तो 30 30 30 30 ये आपका हो गया 120 और 40 40 80 200 नंबर का 200 मार्क्स का ये आपका पेपर है। इस 200 मार्क्स के पेपर में जिन लोगों का स्कोर जितना ज़्यादा वो लोग कर पाएंगे, यानी कि इसमें अब कट ऑफ तो पहले से नहीं बताया जा सकता, पेपर कैसा आएगा, कैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन कंपटीशन खूब ज़्यादा होता है। तो जो यहाँ पे अपने को मान पाएंगे, जैसे एस से जिन्होंने बहुत अच्छे से लिख दिया, तो यहाँ पर 40 में 30 नंबर भी मिल सकते हैं, 25 भी मिल सकते हैं, 32 33 भी नंबर मिल सकते हैं, है ना। 70% तक तो नंबर मिल सकते हैं, है ना। थोड़ा और मेहनत किए तो 75% भी मिल सकते हैं, 80% तक नंबर मिल सकते हैं। और गद्यांश में अगर सही से प्रैक्टिस कर ली जाए तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ का टारगेट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 30 यहाँ का टारगेट रखा जाए, ये 30 नंबर यहाँ का टारगेट रखा जाए निबंध का, गद्यांश का आपका टारगेट 25 नंबर का रखा जाए, ठीक इसी तरीके से हिंदी आलेखन में जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15-15 नंबर के, यहाँ पर आप लगभग 25 नंबर का टारगेट रख लें। बाकी इन जगहों पर आप सब जगह 20-20 नंबर का टारगेट रख लें, अगर कुछ गलतियां करते हैं तब भी। तो इस तरीके से 60 और 50 110 140 70% के आसपास नंबर इसमें आ सकते हैं। बाकी आने को तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, कैसे। तो ये पेपर हम लोग बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी एक पेपर आपका ये वाला है, तो इस पेपर को तो आप अपने अनुभव के हिसाब से, जो आपने पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ये वाला जो पेपर है उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया संबंधी नियम, तो इसके लिए जो हैंडबुक आती है उससे पढ़ सकते हैं। कुछ हेल्प हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट लोगों की मदद लेके कर सकते हैं। और बाकी ये इसको पास करने के बाद साक्षात्कार की भी तैयारी हो सकती है। तो जो लोग इसमें अगर तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कहीं हमारी हेल्प ली जा सकती है, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, तो जो चाह रहे हैं ऐसा, तो वो भी और आप मिलकर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।